नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ एक बहुत ही साधारण से दिखने वाली बीमारी के बात करेंगे। इसको आजकल आमतौर की भाषा में फैटी लिवर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। पिछले 10 सालों के हम लोग के अनुभव में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक बीमारी दिख रही है और मुझे लगता है कि जैसे आने वाले समय में ये बहुत बड़े एपिडेमिक का रूप लेके हमारे सामने आएगी। ये बीमारी के आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमारी जो लाइफस्टाइल बदली है पिछले 10 से 15 सालों में, वो भी एक मुख्यतः कारण रहा है। और ये पहले भी देखा गया है कि जिन देशों में बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो कि एक्वायर्ड डिजीज़ेज़ हैं और हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मानिक शर्मा एक हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग मुख्यतः पेट और लिवर की बीमारियों को अध्ययन करते हैं और उसी तरह के रोगियों को पिछले 15 से 20 साल से देख रहे हैं। अब इस बीमारी के बारे में अब हम कुछ ऐसे सवाल के जवाब देंगे जो मुख्यतः लोगों के मनों में रहते हैं और उनको सही तरह की जानकारी नहीं मिल पाती है। सबसे पहला सवाल कि फैटी लिवर है क्या? अगर इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में कहा जाए कि फैट इन द लिवर, 3 वर्ड्स में इसको कहा जा सकता है कि हमारा लिवर में एक फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जो कि कुछ टेक्निक्स के जरिए दिखने लगता है। इसी को हम लोग फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। अधिकतर ये जो फैटी लिवर डिजीज़ है, इसमें कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं। कुछ लोगों को केवल मात्र एक दाहिने तरफ एक हल्का भारीपन दिखाई देता है और जब कभी कभी वो गहरी सांस लेते हैं तो उनको एक पिंचिंग पेन फील होता है। इसके अलावा और जो सिम्टम्स होते हैं वो साधारणतः ऐसे सिम्टम होते हैं जिनको हम जनरल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे बहुत अधिक थकावट होना, भूख कम लगना या एक आपका लो एक्टिविटी स्टेज में चले जाना। इसको भी हम इसी के सिम्टम्स मानते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जैसे जैसे हमारा लिवर बड़ा होता जाता है, पेट का आकार भी बड़ा होता जाता है, बट जनरली एवरेज बेसिस पे कहा जाए, अनुमानतः कहा जाए तो ऐसा देखा नहीं जाता है। ये एक स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसको आप बहुत दिन तक अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक ये आगे बढ़ के लिवर सिरोसिस का रूप ना ले ले। जो ये फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं, इसके 2 भाग हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं NAFLD। NA का मतलब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, और फैटी लिवर में हम लोग इसी की बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसका पहला बेस यही है कि आप अल्कोहल का अत्यधिक सेवन ना करते हो। अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि अत्यधिक सेवन क्या है। तो 2 तरह की बीमारियां होती हैं फैटी लिवर में। एक जो कि अल्कोहल से कॉज किया जाता है, उसको अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर कहते हैं, और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में NAFLD कहते हैं। तो ये 2 अलग अलग बीमारियां हैं। इनके दोनों के अलग साइन एंड सिम्टम्स हैं और दोनों के अलग रास्ते होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि एक अनुभव किया है कि जब भी लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं किसी भी परेशानियों के लिए, पेट के लिए, उनको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, पेट फूल जाता है, एसिडिटी होता है, उसके लिए अनुमानतः लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और जब कराने जाते हैं तो साथ में उनको रिपोर्ट में मिलता है कि उनका लिवर कुछ इनलार्ज्ड है। इसको
जितने रेडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसकी भी एक इंटेंसिटी भापने के लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है, जिसको ये लोग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के नाम से कहते हैं। अनुमानतः एवरेज हम लोग ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 के बीच में फैटी लिवर को अल्ट्रासाउंड पे डिस्क्राइब करते हैं और इसी तरह की आपको रिपोर्टों में लिखा मिलेगा। अगर फैटी लिवर डिजीज़ इन जनरल बात करें तो सबसे पहला तो कॉज अल्कोहल इस्तेमाल ही है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल इज़ द फोरमोस्ट कॉज ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो उसके बाद जो बीमारियां बचती हैं वो बहुत थोड़ी हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां इसको प्रोवोक करती हैं उसमें है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होना, ओबेसिटी होना और बाकी बीमारियां जो अनुमानतः लोगों को रहती हैं किडनी की, लंग्स की, वो सब। बट प्राइमरीली इसको हम लोग एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्यतः डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी आती है। यही मुख्यतः वो कारण होते हैं जो फैटी लिवर डिजीज़ को प्रोवोक करते हैं, ये उसका बेस बनते हैं। हाँ, यही जो मैंने सारी बातें बताई, सारे रिस्क फैक्टर्स यही इसी को कहें। अगर आप डायबिटिक हैं आप रिस्क में हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो वो रिस्क पे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है आप रिस्क पे हैं, आपका वज़न अत्यधिक है, अगर आप ओबेसिटी ग्रेड में जा रहे हैं, चाहे किसी भी ग्रेड में, ओबेसिटी का ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, अगर किसी भी ओबीज़ लेवल पे अगर हाँ हैं तो आप इसके रिस्क फैक्टर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने देखा है कि अब नए रिसर्च में आ रहा है कि इवन स्मोकिंग एंड अदर एंटिटीज़ ऑल्सो आर लाइकली टू इंक्रीज द ट्रेंड्स ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। तो ये सारे ही इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है कि क्या एक बार फैटी लिवर आ जाने के बाद ये हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। आज तक का जो अनुभव कह रहा है वो तो कहता है कि बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इसको आपको थोड़ा सीरियसली समझना पड़ेगा। फैटी लिवर डिजीज़ एक दिन की बीमारी नहीं है, ये एक लंबे समय की बीमारी है जिसका जो एंड रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी समय के बाद दिखेगा। तो इनिशियली आपको लगेगा मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, ना मुझे कोई ट्रबल है, तो मैं इसके लिए क्यों प्रयास करूं। बट अगर आप इसके लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसी स्टेज पे मैंने जो रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, चाहे शुगर कंट्रोल हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो, चाहे वेट कंट्रोल हो, चाहे एक्सरसाइज करना है, ये सभी अगर आप कर पाते हैं उचित मात्रा में तो फैटी लिवर डिजीज़ अभी तक रिवर्सिबल है। ये एक थोड़ा कठिन सवाल है क्योंकि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के भी कई ग्रेड्स और श्रेणियां हैं। आप किस स्टेज की बात कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। अभी आप एक कंपेंसेटेड सिरोसिस या अर्ली फेज ऑफ लिवर डिजीज़ में हैं, तो अगर आप अल्कोहल को छोड़ देते हैं तो ये भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी हद तक, पूर्णतः ना हो पाए बट काफ़ी हद तक ये रिवर्स हो सकता है। जैसा मैंने कहा, फैटी लिवर डिजीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। हमारे जो डेली हमारी दिनचर्या है उसी की गड़बड़ियों की वजह से होती है, इसलिए आपको सारे पैरामीटर्स में काम करना होगा। सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आप ओबेसिटी के तरफ ना जाएं किसी भी हद में। अगर आप यंग हैं, मिडिल लेवल पे हैं, ओल्ड एज के हैं, आप प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, कुछ भी हो, लेकिन हर स्टेज के बाद आपका वेट अपने हाइट के हिसाब से, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, उसकी रेंज में ही रहना चाहिए। और अगर उसके आउट ऑफ रेंज है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको हम कंट्रोल में लाएं। और दूसरा सबसे मुख्यतः तरीका है खुराक को। खुराक में आपको ये देखना है कि क्या आप कैलोरी रिच डाइट खा रहे हैं, क्या आपका डेली कैलोरी इनटेक के कितना ज़्यादा आप कर रहे हैं। अगर आप अपने डाइट में कैलोरी इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर सकें तो आप कोई भी पदार्थ खा और पी सकते हैं, लेकिन उसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए।
आज भी अगर एकमात्र ट्रीटमेंट जो फैटी लिवर के लिए है वो है लाइफस्टाइल चेंज, और उस लाइफस्टाइल चेंज में 3 बातें मुख्यतः समझनी चाहिए। पहली चीज़ जो है रिस्ट्रिक्शन इन ईटिंग बिहेवियर। हमारा खान पान ऐसा हो कि हमारा कैलोरी इंटेक, जैसे मैंने बताया, वो बैलेंस में रहना चाहिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप फैट कम करें, प्रोटीन कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, बट इन टोटल द कैलोरी रिस्ट्रिक्शन शुड बी सच कि आप जो भी लाइफस्टाइल जीते हैं, अगर आप सीडेंट्री वर्क कर रहे हैं, हेवी वर्क कर रहे हैं, जो भी है, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आपको पहली कोशिश करनी है। और दूसरी ये है कि जो भी अदर दैन फैटी लिवर बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, उनको आपको बहुत कायदे से अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो फैटी लिवर भी आपका ठीक नहीं हो पाएगा। जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये हमारा सबसे अच्छा हथियार है फैटी लिवर को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें फैटी लिवर ब्राइट स्पॉट्स की तरह दिखता है। उसमें जो फैट है वो हमारे ट्रांसड्यूसर को एक ब्राइट लिवर कहते हैं, उस तरह दिखता है। इसी से पता चलता है कि फैटी लिवर किस ग्रेड का है, और एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट उसको बाकी स्ट्रक्चर से कंपेयर करके बता सकता है कि फैटी लिवर किस ग्रेड का है। फैटी लिवर डायग्नोज करने के लिए हम लोग मुख्यतः 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक उसमें है अल्ट्रासाउंड और दूसरा ब्लड टेस्ट। इसके अलावा जो और टेस्ट हैं वो अभी नए हैं और उनको भी धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं। ये सवाल अच्छा है कि अगर हमें एक बार पता चल गया कि हमारा लिवर फैटी लिवर से ग्रस्त है और अब हमने अपने तरीके लाइफस्टाइल चेंजेस की हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल किया है, अगर आप ने सारी पद्धतियों को फॉलो किया है, अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपका कि लिवर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। उसको मुख्यतः हम लोग 2-3 तरीक़ों से देखना कोशिश करते हैं। एक तो होता है ब्लड टेस्ट प्रोफाइल में आपको दिखेगा कि आपके लिवर एंजाइम्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल में भी आपको दिखेगा कि उसके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, इनमें भी कमी आने लगेगी। फिर आपको आजकल फाइब्रो स्कैन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग लिवर की फाइब्रोसिस यानी उसकी कितनी कैपेसिटी लिवर की फाइब्रोज्ड हो गई है, सिकुड़ गई है, इसको असेस करते हैं। इन 3 तरीक़ों के थ्रू हम लोग ये जान पाते हैं कि लिवर हेल्दी हो रहा है या नहीं। फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन बीमारी इस समय हो गई है। उससे अगर आपको निजात पाना है तो ये सारे वीडियोस को आप डिटेल में और अंत तक देखते जाएं। आपको अपने मतलब की कुछ चीज़ें अवश्य इसमें अच्छी लगेंगी। फैटी लिवर का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसा मैंने बताया था, कि लाइफस्टाइल चेंजेस। दिस ऑक्यूपाइज 80 to 90% ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द फैटी लिवर डिजीज। जब तक आप इस पे कार्यरत नहीं करेंगे तब तक हम लोग ट्रीटमेंट नहीं आगे चला सकते हैं। तो पहला कोशिश है आपको फैटी लिवर के लिए कि वज़न घटाना, शुगर को ऑप्टिमम लेवल पे लाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और अपना वज़न कम करना। इन सब चीज़ों को जब आप 3 to 6 मंथ्स कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हाँ, उससे आपके शरीर में बदलाव आ रहा है, फिर भी अगर किसी तरह की कमी रहती है तो हम लोग फिर दवाइयों का सहारा लेना शुरू करते हैं। इन दवाइयों में कई तरह की दवाइयाँ अभी आ चुकी हैं और कई तरह की दवाइयाँ अभी पाइपलाइन में हैं, जो कि अगले नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आ जाएंगी। तो इन तरीक़ों को मिला के हम लोग फैटी लिवर को ट्रीट कर सकते हैं। योगा हमारे कल्चर में बहुत पुराने समय से रहा है। योगा एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप घर बैठे अपने आप से बिना किसी की हेल्प लिए हुए पूरे शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें लिवर भी इंक्लूडेड है। योगा का मेन पर्पज़ ये नहीं है कि केवल फैटी लिवर को ही ठीक करना, योगा पूरे शरीर को ठीक करेगा। पूरे शरीर के अब ठीक होने में लिवर भी ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी फैटी लिवर का सबसे मुख्यतः कारण हमारी खुराक है, और उस खुराक में बढ़ने से या जो भी कैलोरी इंटेक के बढ़ जाने से
बॉडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चली जाती है, जिससे कि फाइनली में एक फैटी लिवर होता है। तो अगर डाइट पे अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमें फैटी लिवर से निजात नहीं पाएगी। इस डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और एक बैलेंस डाइट क्या है, इसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट WHO ने क्लासिफाई किया है कि एक ऐसी थाली होगी जिसमें 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, एक हिस्सा प्रोटीन और फैट का होगा और तीसरा हिस्सा फ्रूट्स का होगा। तो अगर आप इस तरह की डाइट को फॉलो कर पाएंगे तो आपको डेफिनेट आपको फैटी लिवर से निजात मिल सकता है। सवाल ये है कि इज कर्ड गुड फॉर फैटी लिवर? बहुत ही अच्छा सवाल है। कर्ड बेसिकली एक प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा भंडार है और हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स चल रहे हैं फैटी लिवर में जिसमें हमने प्रोबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो कर्ड किसी भी तरह से हमारे हिसाब से नुकसानदायक नहीं है अगर उसको सही अनुपात में लिया जाए। जैसा कि मैंने बताया, गुड फैटी लिवर डाइट मतलब मेडिटेरेनियन डाइट, या इसको और अच्छे शब्दों में कहा जाए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जैसा मैंने बताया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फ्रूट्स, इन सब का बहुत उचित मेल हो, इसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं और यही एक फैटी लिवर डाइट होनी चाहिए। अपने डाइट में सब कुछ खा सकते हैं, हम लोग किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड आप उनसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मेंटेन कर सकें। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि अब हम लोग फैटी लिवर जो बीमारी आज से 10 साल चली थी पहले, उसके एंड रिज़ल्ट देख रहे हैं। लोगों को बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए मैं भी ये कहूँगा कि अगर फैटी लिवर रिमेन्स अनट्रीटेड, इट मे एंड अप इन ए परमानेंट लिवर डैमेज विच इज़ कॉल्ड लिवर सिरोसिस। इससे आपकी लॉन्गेविटी पे इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ता है। और भी लोगों ने देखा है कि जिन लोगों को फैटी लिवर आगे प्रोग्रेस करता है उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ने की चांस रहती है, उससे हार्ट रिलेटेड ट्रबल भी आने का डर रहता है। मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। आपको उसमें से अगर कुछ बातें अच्छी लगें उसको लाइक करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बातों को पूछिएगा कि जो आपको लगता है कि अभी इसमें टॉपिक में कवर नहीं हुई है, उनको हम लोग नेक्स्ट राउंड में ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।